और मेरे परिवार के ख़िलाफ़ सज़ाओं का जो एक सिलसिला जारी हुआ है वो नाइंसाफ़ी की एक चरम सीमा है। हमें अफ़सोस है कि हमें इस आज़ाद हिंदुस्तान में इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और हमारे साथ जिस कदर नाइंसाफ़ी भी हो सकती थी उतनी नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी कल ही आज़म साहब को डोंगरपुर के प्रकरण में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि डोंगरपुर में जिस ज़मीन पर कमज़ोर वर्ग के लिए आवास बने हुए हैं वो सरकारी ज़मीन थी, जिस पर के कोई मकान नहीं थे, बल्कि सिर्फ नींवें भरी हुई थी या ऐसे ही छप्पर पड़े हुए थे। उन्हें हटाकर आवास बनाए गए, लेकिन उससे आज़म साहब का ज़ाती तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं था। आज़म साहब सरकार में थे वो, और ये अखबारों में ऐसा आया है कि आज़म खां के इशारे पर वो आवास तोड़े गए। तो कानून इशारे नहीं देखता है, इशारों पर सज़ाएं नहीं होती हैं, कानून में तो सबूत चाहिए होते हैं। आज़म खां साहब के विरुद्ध कौन सा डकैती का ऐसा चीज़ साबित कर पाए हैं? कोई भी डकैती को कोई चीज़ उनसे बरामद नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि इन आवासों को बनवाने का आदेश डीएम की तरफ से दिया गया, एडीएम की तरफ से दिया गया, डूडा के ज़रिए बनाए गए। तो इन लोगों के लिखित आदेशों पर ये आवास बने हैं। क्या इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई? अगर आज़म साहब के विरुद्ध सिर्फ इशारे पर कार्रवाई हो सकती है, सज़ा हो सकती है, तो तत्कालीन जो डीएम, एडीएम और डूडा के जो अधिकारी थे जिन्होंने ये आवास बनाए डोंगरपुर वाले, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दूसरी चीज़ ये है कि सरकारी पैसे से आवास बने, डीएम के आदेश पर आवास बने और सरकारी ज़मीन पर आवास बने। ऐसा कौन सा गुनाह आज़म साहब ने कर दिया कि उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई? अगर हम गरीबों के आवास को समर्थन न देते कि गरीबों के आवास बनाए जाएं, हमने सिर्फ समर्थन दिया था, हमने कोई उनके लिए कोई बनाने के लिए कोई योजना परियोजना नहीं बनाई थी। ये सब कुछ प्रशासन के द्वारा किया गया था। हमें सज़ा क्यों दी गई? इसलिए कि हम गरीब वर्ग के साथ हैं, कमज़ोर वर्ग के साथ हैं। अगर हमने अपनी कोठियाँ बनाई होती दिल्ली, लखनऊ में और बड़ी बड़ी जगहों पर, बॉम्बे में, तो शायद हम सबसे बड़े देशभक्त कहलाते। लेकिन चूँकि हमने रामपुर के जो कमज़ोर वर्ग था उसके ही साथ रहकर यहाँ जो भी सहूलतें हम जनता को दे सकते थे वो देने की कोशिश की। यहाँ अस्पताल में उस वक्त जबकि कोरोना काल में, कोविड में, जबकि कहीं हर जगह ऑक्सीजन की कमी थी, आज़म साहब ने जो अस्पताल बनवाया उसमें हर बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद था। यहाँ तक कि रामपुर में बाहर से जो लोग आए उन्हें भी एडमिट किया गया और उनका भी इलाज किया गया। पानी की जो इतनी अच्छी व्यवस्था रामपुर में की गई कि 100 साल तक भी पानी की कमी नहीं होगी, इतनी पानी की टंकियाँ बनाई गई। इन सारे कामों को सज़ा देते वक्त नज़रअंदाज किया गया है। केवल आज़म साहब की छवि बिगाड़ने के लिए ही ऐसे फैसले किए गए। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे फैसलों से खुद न्यायपालिका की छवि भी धूमिल होती है, जनता का एतमाद, जनता का विश्वास भी न्यायपालिका में कम होता है। इस बारे में हमने पहले भी कहा था कि 16 अप्रैल का ये जो अखबार में, दैनिक जागरण में छपी हुई खबर है कि 21 सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर ये कहा है कि न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, न्यायपालिका पर अनुचित दबाव बनाए जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक गुट, कुछ ऐसे लोग न्यायपालिका पर अनुचित दबाव बनाते हैं जिससे न्यायपालिका कमज़ोर हो और जनता का विश्वास न्यायपालिका में कम हो। जब जाहिर है जनता का विश्वास न्यायपालिका पर कम होगा तो फिर संविधान तो अपने आप ही, उसमें संविधान भी कमज़ोर होता है। और जो लोग संविधान को भी नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं वो लोग न्यायपालिका को भी कमज़ोर करना चाह रहे हैं। और हमें बड़े अफसोस की बात है, समझ में नहीं आता है कि हम लोग किस संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में अभी जब मैं जेल में ही थी, यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि हमारे संविधान के निर्माता थे, उनका बोर्ड लगाने पर ही बहुत बड़ा एक बच्चे को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी है। अफसोस इस बात का है कि एक संविधान निर्माता के बोर्ड की जगह भी क्या हमारी ज़मीन पर नहीं मिल सकती आज?
जो शख्स हमारे संविधान का निर्माता है, उसने हमें सरकारें दी हैं, उसने हमें देश की आज़ादी के बाद एक संविधान दिया कि जिस संविधान पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो और उस अफसोस की बात यह है कि हमारे ही शहर में ऐसा कांड हुआ है। जब हम अपने देश के संविधान के निर्माता की इज्जत नहीं कर सकते तो हम किसकी इज्जत कर सकते हैं। आज़म साहब को 10 साल की सज़ा कल हुई है। यहाँ मैं एक बात ये भी बता दूँ कि इसमें FIR में आज़म साहब का नाम नहीं है। FIR में उनका कोई नाम नहीं था, सिर्फ गवाहों के ही कहने पर और उनके खिलाफ़ ये कार्रवाई और ये सज़ा उन्हें दी गई है। तो इस केस में तो गवाहों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई कि सिर्फ गवाहों के कहने पर FIR में नाम न होते हुए भी उन्हें सज़ा हुई। और डेट ऑफ बर्थ वाला जो केस था उसमें हमने सारी गवाहियाँ दी, यहाँ तक कि मतलब डेट ऑफ बर्थ का हमारे पास उस वक्त का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी मौजूद है जिसमें अब्दुल्ला के जन्म का समय तक दिया हुआ है उसी हॉस्पिटल का। ये और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डेट ऑफ बर्थ में हमने मैटरनिटी लीव का सर्टिफिकेट भी दिया है, लगाया है, जो कि प्रमाणित है डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक से, इलाहाबाद से प्रमाणित है। वो भी यहाँ जमा किया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, नज़रअंदाज किया गया। फॉरेंसिक एविडेंस भी है, वीडियो एविडेंस भी है। यानी 1990 का एक वीडियो जिसमें मेरे अपने भाई की शादी थी, उसमें अब्दुल्ला मेरी गोद में है, वो तक हमने कोर्ट में पेश किया, लेकिन हमारी गवाहियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया उसमें, और उसमें हमें सज़ा दी गई गवाहियों को नज़रअंदाज करके। और डोगरपुर प्रकरण में गवाहों को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई कि उनकी गवाहियों पर सज़ा दे दी गई आज़म साहब को। ये दोहरा मापदंड सज़ाओं में क्यों है? और कानून इशारों पर सज़ाएं नहीं देता, कानून जो सज़ा देता है सबूतों पर देता है।